इन दिस लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्यूल सेल, जो कि बेकन सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है। चूँकि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस पास किया जाता है हाइड्रोजन एनोड से और ऑक्सीजन कैथोड से, इसलिए इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल भी बोलते हैं। और दूसरी बात करें कोरोजन की, कोरोजन मेटल्स पर कैसे होता है और कैसे उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। और आयरन का जो कोरोजन है, जिसे स्पेशल नेम रस्टिंग कहा जाता है, इसका डिस्कशन होगा और उसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल which converts chemical energy of a fuel into electrical energy said to be fuel cells। अब वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन, मिथेनॉल, मीथेन, ईथेन जैसे फ्यूल की एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी इनकी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वाया रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के सेल में पहले फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल बर्न होता है, उससे हीट लिबरेट होती है और इस हीट एनर्जी से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जो जनरेट होती है वो टरबाइन को स्पिन करती है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। इस तरह का एक सेल होता है H2O2 सेल और द बेकन सेल। ये बेकन सेल का सेटअप है, जिसमें मिडिल, इस कंटेनर में मिडिल के अंदर ये दिस वन, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है, जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ किया गया है। इस सेटअप में ये एंड ये these two are कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि पोरस है, उसके अंदर होल्स हैं। इनमें से एक कैथोड और एक एनोड। चूंकि यहाँ केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं, इसलिए एनोड नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब 525 केल्विन एंड 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैथोड की साइड से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं और एनोड की साइड से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे क्या एनोड की साइड से, ये हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहे हैं, दीज आर फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या डेवलप हुआ, वाटर। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्या होगा कि कैथोड से पास करेंगे ऑक्सीजन गैस। जब कैथोड से ऑक्सीजन गैस पास करेंगे तो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं ऑक्सीजन गैस, और 4 हाइड्रोक्साइड आयन आपको वापस मिल गए हैं, जो कि NaOH से लिए थे, उसको वापस रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ जो वाटर बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम, जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, इस वाटर में जो कंजप्शन हुआ है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही वाटर बन रहा है थ्रू बाय विद द मीडियम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस ने हाइड्रोक्साइड आयन जो ऑक्सीडेशन के लिए सॉल्यूशन से लिया था, उसको ऑक्सीजन ने कैथोड पर रिटर्न कर दिया है। इस तरह से वाटर बनता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। तो लगातार एनोड से हाइड्रोजन और कैथोड से ऑक्सीजन गैस पास करते रहते हैं, वाटर इन द फॉर्म स्टीम बनता रहता है, जो कि टरबाइन के प्रोपेलेंट पंखों को रोटेट करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ये जो पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, इनको प्लेटिनम, सिल्वर एंड कोबाल्ट ऑक्साइड, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, कोबाल्ट ऑक्साइड के थ्रू कैटेलाइज्ड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो फ्यूल सेल है, ये कहाँ पहले इस्तेमाल हुआ। वेरी फर्स्ट इसका इस्तेमाल
अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो बैकन सेल है, ये दिस बैकन सेल जो कि फ्यूल सेल है, इस फ्यूल सेल में और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन फ्यूल सेल एंड गैल्वेनिक सेल, मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है और वहाँ पर भी बनती है कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बनती। तो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी, जो भी केमिकल है वहाँ पर, चाहे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, एट्सेट्रा, उसकी एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर सीधे सीधे वाया रेडॉक्स रिएक्शन। बट फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी पहले, जो फ्यूल है उसकी केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस हीट एनर्जी से स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन के प्रोपेलेंट रोटेट होंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड फ्यूल सेल। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी क्या है? गैल्वेनिक सेल में भी एनोड निगेटिव, फ्यूल सेल में भी एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव इन बोथ। चूंकि रीजन यहां पर सेम, डेवलप तो इलेक्ट्रिसिटी ही हो रही है। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, नंबर 1, पोल्यूशन फ्री ड्यू टू नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट, नुकसान देने वाली मटेरियल यहाँ पर नहीं बनता है, इसलिए फ्यूल सेल टोटली पोल्यूशन फ्री होता है। नंबर 2, हाईली एफिशिएंट अप टू 75%। मतलब क्लियर है कि जो यहाँ पर फ्यूल सप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस थ्रू एनोड एंड थ्रू कैथोड, उसका लगभग 75% तक यूटिलाइज हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लॉन्ग लाइफ एज द सप्लाई ऑफ फ्यूल मेंटेन। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को एनोड और कैथोड के थ्रू इस सेल में सप्लाई करते रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती रहेगी, यानी लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सप्लाई आफ्टर कंडेंसिंग द स्टीम। स्टीम को कंडेंस करके, लिक्विफाई करके हम उसको ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वाटर सप्लाई। Corrosion, the process of slow conversion of metal into their undesirable compounds, oxides, hydroxides, sulfides and carbonates by reaction with moisture and gases present in air, carbon dioxide, oxygen, etc. is known as corrosion. तो कोरोजन में क्या होता है? कोरोजन में कोई मेटल है, वो उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी लेयर उस पर जमा हो जाती है। कब? जब वो मॉइस्चर और एयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। कोरोजन होता क्यों है? रीजन ऑफ कोरोजन, एक तो मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्टर कोरोजन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, एयर एंड मॉइस्चर कितना प्रोवाइड हो रहा है, एंड स्ट्रेन इन द मेटल, मेटल में स्ट्रेन है या मेटल स्मूथ है। प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोडियम क्लोराइड वाटर में होता है, जो सलाइन वाटर बनाता है, खारा पानी बन जाता है, इट मेक्स द कोरोजन फास्टर, उससे कोरोजन फास्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होगा वो जल्दी से हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करा देगा। आयरन रस्ट मोर रैपिडली इन सलाइन वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जो कि वाटर को जल्दी से डिकम्पोज कर देता है और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देता है। एंड दीज हाइड्रोजन आयन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग ऑन द आयरन। लोहे पर जो रस्टिंग होता है वो हाइड्रोजन आयन्स जो वाटर से मिल पा रहे हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन कुछ अलग नहीं है। आयरन के कोरोजन को स्पेशल नाम रस्टिंग दिया गया है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 विद वाटर हाइड्रेटेड, जितनी ज़्यादा वाटर हैं, इस तरह की नॉन स्टिकी, बगैर चिपकी हुई ब्राउन कलर की लेयर होती है जो कि आयरन पर चिपक जाती है और उसको
आसानी से स्क्रैच करके रिमूव किया जा सकता है। तो दैट इज रस्ट, ब्राउन लेयर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड हाइड्रेटेड। अब डिफरेंट कोरोजन हो सकता है। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर H2S गैस जो एयर में प्रेजेंट है से रिएक्ट करके बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड चूँकि ब्लैक कलर का होता है दिखने में, इसीलिए सिल्वर टर्निश हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब उसका कोरोजन होता है। और उसका कोरोजन कौन करता है? H2S गैस के थ्रू ही सिल्वर का कोरोजन होता है। तो सिल्वर का चांदी का काला पड़ जाना, ब्लैकिश हो जाना, क्यों? कोरोजन बाय H2S गैस। अब कॉपर ब्लू हो जाता है या फिर ग्रीन हो जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसलिए कॉपर ब्लूइश या ग्रीनिश नजर आने लगता है। दैट इज बाय द कोरोजन ऑफ कॉपर थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है उसकी थ्योरी, जो रस्ट उस पर हो रहा है उसकी थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकली क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी। इसमें क्या होगा? इम्प्योर जो आयरन सरफेस है किसी भी लोहे की, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। प्योर आयरन जो पोर्शन है उस आयरन मटेरियल का, वो एज ए एनोड काम करता है जिस पर होता है ऑक्सीडेशन, और जो इम्प्योर सरफेस है वो काम करती है कैथोड का। और मॉइस्चर जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। चूँकि तीन चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल बता रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तीनों यहाँ मौजूद हैं। कैसे कैसे? प्योर आयरन एनोड है, ठीक, और जो इम्प्योर सरफेस है वो कैथोड है, और जो मॉइस्चर जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है? जो भी प्योर पोर्शन है किस पर? उस आयरन के मटेरियल पर, आयरन का, तो वहाँ जो प्योर आयरन है वो ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब कैथोड पर जो दूसरा पोर्शन, जो इम्प्योर पोर्शन कहीं पर है, वहाँ पर क्या होगा? प्योर पोर्शन से इलेक्ट्रॉन, ये अगर इस तरह से देख लें, ये कोई आपका आयरन ऑब्जेक्ट है किसी तरह का, देखिए ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको कह लें कि ये प्योर पोर्शन है, यानी ये एनोड है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, आगे को मूवमेंट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट करेंगे और कि कैथोड जो पोर्शन इसका दूसरा इम्प्योर है उधर को मूव करेंगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस जो कि मॉइस्चर से अवेलेबल हो रहे हैं, वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो कि कहाँ से मिलेंगे? आपको ऑक्सीडेशन पोर्शन से मिलेंगे। तो कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयंस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर फिर से फॉर्म कर देते हैं। और होता क्या है फिर इसके बाद? जो यहाँ ये आयरन सेकेंड बना है, ये आयरन सेकेंड फिर से ऑक्सीजन एंड वाटर के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन थर्ड में, Fe2O3, ये आयरन थर्ड है, और ये आयरन थर्ड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन, वाटर, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बना और साथ मिले हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस फिर से क्या करेंगे? फिर से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रॉन से, जो कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं? प्योर सरफेस से प्रोवाइड हो रहे हैं, जहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, चूँकि वो पोर्शन तो एनोड का काम कर रहा है। तो इस तरह से लगातार वाटर आपको अवेलेबल होता रहता है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आयरन सेकेंड को आयरन थर्ड में कन्वर्ट करती है, और वो फिर से क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से ये
प्रोसेस चलता रहता है और आयरन डिकम्पोज होता रहता है आयरन थर्ड ऑक्साइड में, और इस तरह से आयरन थर्ड ऑक्साइड तैयार होता रहा है, वाटर उस पर एब्जॉर्ब होता रहता है, एंड दैट इज आयरन थर्ड ऑक्साइड हाइड्रेटेड। दिस वन इज रस्टिंग। अगर यहाँ पर ये सलाइन वाटर होगा तो रस्टिंग फास्ट हो जाते से पहले बताया, चूँकि तब हाइड्रोजन आयन और भी जल्दी प्रोवाइड होने लगते हैं वाटर के डिकम्पोजिशन से। अब आयरन को रस्टिंग से कैसे बचाएं ताकि बहुत कम नुकसान हो, क्योंकि रस्टिंग से दुनिया भर का आयरन ख़राब हो जाता है, जो आपके आरसीसी लेंटर्स हैं वगैरह वगैरह, वहाँ सब बहुत ज़्यादा लॉस होता है कंट्री को। तो उससे कैसे बच सकते हैं कि पेंटिंग द सरफेस जो भी आयरन ऑब्जेक्ट की है उस पर पेंट कर दें। पेंट करने से मॉइस्चर एंड एयर और एयर का कांटेक्ट नहीं होगा। कोटिंग ऑफ द सरफेस पर किसी पर्टिकुलर मेटल का लेयर जमा कर दें जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, ताकि आयरन का ही कुछ हो, आयरन बचा रहे और दूसरी मेटल जो उस पर ज़्यादा रिएक्टिव कोट कर दिया गया है उसी का हार्म हो। बाय गैल्वेनाइजेशन, यानी जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या करें, उन पर जिंक को मेल्ट करके उसके लिए डिपॉजिट कर दें, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं किससे, आयरन से, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक हैं, अगर उनके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे आयरन ऑब्जेक्ट को, ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है और इसको कनेक्ट कर दें किससे, एल्यूमिनियम से या मैग्नीशियम से, तब मैग्नीशियम काम करेगा एनोड का और ये बनेगा आपका प्योर सरफेस। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैग्नीशियम का ही ऑक्सीडेशन होगा, और जब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन होगा, तो आयरन डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज कौन होता है, कौन टूटता है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैग्नीशियम का। टूटेगा कौन, मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम ही डिकम्पोज होगा, आयरन नहीं होगा, तो आयरन सेफ रहेगा। तो इस तरह से इसको सैक्रिफिशियल भी बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया है, बलिदान दे दिया है, किसको बचाने के लिए, इस आयरन ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए। तो इस तरह की जो प्रिवेंटिंग मेटल्स होती है, जो प्रिवेंट कर रही हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन। इज इट क्लियर?